Good morning class 7. As you all know, we are doing our chapter The Delhi Sultans. Today's topic is Garrison Town to Empire. अब ये गैरिसन टाउन क्या है पहले हम इसको समझेंगे। आज का टॉपिक करने के लिए 2 नए वर्ड्स हैं आपके लिए जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारा उसमें से गैरिसन टाउन। अब ये गैरिसन टाउन क्या है? Garrison town है a area which was highly fortified and soldiers used to live there। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हो, आप इस पिक्चर में देख रहे हो, चारों तरफ से क्या किया हुआ है, इसको फोर्टिफाइड किया हुआ है। फोर्टिफाइड करने के बाद उसके अंदर कौन रहता है? उसके अंदर सोल्जर्स रहते हैं, सुल्तान रहता है, सुल्तान की फैमिली रहती है और छोटी सी मार्केट वगैरह होती है। तो यानी कि चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया हुआ जहाँ पे सुल्तान और उसके सोल्जर्स रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गैरिसन टाउन। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। पद्मावत मूवी में रणवीर सिंह ने जहाँ से एंट्री की थी, जहाँ पे छोटी सी मार्केट होती है और सोल्जर्स खड़े होते हैं, वो क्या था? वो था एक गैरिसन टाउन। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक गैरिसन टाउन को। इज़ दैट क्लियर? या पिक्चर में भी देख रहे हैं चारों तरफ से इसको फोर्टिफाइड किया हुआ है और सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो सुल्तान, सोल्जर्स और छोटी सी मार्केट। अब दूसरा वर्ड जो मैंने आपको बोला था वो है आपका हिंटरलैंड, जिसको समझना ज़रूरी है। हिंटरलैंड क्या होते हैं? ऐसे लैंड्स जो एडजेसेंट होते हैं, यानी कि गैरिसन टाउन के एडजेसेंट, उनको हम बोलते हैं हिंटरलैंड। इज़ दैट क्लियर? यानी कि फोर्टिफाइड एरिया के आसपास के एरियाज़ को हम हिंटरलैंड बोलते हैं। इंटेंटली द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स वॉज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू गैरिसन, नो मेजर कंट्रोल द हिंटरलैंड। अब क्या देखते हैं हम, उस टाइम पे जो दिल्ली सुल्तान्स थे उनका कंट्रोल सिर्फ कहाँ पे था? अपने गैरिसन टाउन में ही था, और हिंटरलैंड्स में इतना मेजर कंट्रोल उनका नहीं था। सुल्तान्स वॉज डिपेंडेंट अपॉन हिंटरलैंड फॉर द सप्लाईज ऑफ, लेकिन दिल्ली सुल्तान क्या करते थे? वो डिपेंड रहते थे इन हिंटरलैंड में किस किस के लिए? जैसे कि कभी उन्होंने ट्रेड कर लिया वहाँ से। पहले सिस्टम कैसे चल रहा था? जब तक कंट्रोल नहीं था हिंटरलैंड्स में, तब दिल्ली सुल्तान्स क्या चीज़ कर रहे थे? क्या सिस्टम चल रहा था उनका? वो क्या करते थे? कोई ट्रेड का बिजनेस कर लेते थे, जिससे वो हिंटरलैंड से ट्रेडिंग कर लेते थे। और दूसरा पॉइंट क्या था? ट्रिब्यूट, यानी कि कहीं जब हिंटरलैंड में जो आसपास में ट्राइब कम्युनिटीज़ रहती थी, वो सुल्तान से डरती हुई उसको कभी ट्रिब्यूट दे जाती थी, गिफ्ट दे जाती थी। और थर्ड पॉइंट क्या था इसका? मेन सोर्स ऑफ सप्लाईज इज प्लंडर। प्लंडर क्या होता है? कभी कोई सुल्तान सोचता है चलो आज हिंटरलैंड के एरिया से जाएं और वहाँ पे जाकर लूटपाट करके उनका सामान छीन कर ले आते थे। ठीक है, तो 3 मेन सोर्स जो थे सप्लाई के, वो क्या थे? ट्रिब्यूट, प्लंडर एंड ट्रेड। क्लियर हो गया? लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे आप देख रहे हो, कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब इस पिक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है इनका? गैरिसन टाउन। ये दिल्ली क्या है? एक गैरिसन टाउन है। और एक गैरिसन टाउन कहाँ पे है इनका? सिंध में है। और दूसरा गैरिसन टाउन कहाँ है? बंगाल में है। अब उसके बीच में आप जितना भी एरिया ये देख रहे हो, ये कौन से हैं? ये हिंटरलैंड्स हैं। ये क्या हैं? छोटे छोटे हिंटरलैंड्स। यहाँ वाली साइड भी हिंटरलैंड्स हैं। तो अब गैरिसन टाउन से एक एम्पायर बनाना क्यों ज़रूरी हो गया था? क्यों वो चाहते थे कि नहीं, हमारा कब्जा सिर्फ गैरिसन टाउन में ही ना रह के हमें हिंटरलैंड को भी अपने अंदर लेना होगा? वो क्यों ज़रूरी था? वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि गैरिसन टाउन में से जब वो अपने दूसरे गैरिसन टाउन में जाते थे या मूव करने की कोशिश करते थे, तो बीच में जितने भी छोटे छोटे ट्राइब्स या किंग वगैरह जो होते थे, वो क्या कर देते थे? वॉर करनी शुरू कर देते या रिबेलियन कर देते हैं। रिबेलियन का मतलब वो कह देते कि नहीं नहीं, अब तो हम आज़ाद हो रहे हैं,
हम आपके अंडर कोई काम नहीं करेंगे। तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ उनको फेस करनी पड़ती थी, इसलिए ज़रूरी हो गया था कि इन हिंटरलैंड को भी अपने कंट्रोल में किया जाए। दूसरा, बैड वेदर, नैप्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करना एक जगह से इतनी दूर वो डिफ़िकल्ट हो जाता था जब वेदर की कंडीशन ख़राब होती थी। और दूसरा लास्ट है इसका मंगोल इन्वीजन। वैसे तो हम इसको एक अलग क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता देती हूँ। मंगोल्स कौन थे? मंगोल्स चाइना ट्राइब के लोग थे जो अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहे थे दिल्ली की तरफ हमला करने के लिए। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली और सिंध तक बीच में काफ़ी हिंटरलैंड्स हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि इससे पहले कि मंगोल्स सारे हमारे दिल्ली पे कब्ज़ा करें, हमें जितने भी बीच के हिंटरलैंड्स हैं उन पे कब्ज़ा करके एक मेजॉरिटी बना लेनी चाहिए ताकि हम अच्छे से मंगोल्स से वॉर कर सकें। इज़ दैट क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारा द कंसोलिडेशन ऑफ सुल्तान या सल्तनत वॉज वेरी एसेंशियल। इसीलिए इस सारी जगह को अपने कंट्रोल में लेना या इसको कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये देखो, मंगोल्स यहाँ से आ रहे हैं और दिल्ली यहाँ पे है, तो इसलिए वो क्या चाह रहे थे, इन सबको अपने कंट्रोल में कर लो ताकि हम अच्छे से उनके साथ वॉर कर सकें। उसके बाद है ये जो एक्सपेंशन हुआ, जब जो इन्होंने हिंटरलैंड्स को सब अपने कंट्रोल में कर लिया, ये किसने किया, किसके अंडर हुआ? द एक्सपेंशंस अंडरटेकन बाय सुल्तान बलबन, मोहम्मद तुगलक एंड अलाउद्दीन खिलजी, इनके अंदर हुआ। और ये किस तरीके से हुआ? ये दो तरीके से हुआ। द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज़ अकॉर्डिंग टू two frontiers. First one is internal and second one is external. अब ये internal frontier और external frontier क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।